हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है क्लास 6 और 7 का आप लोगों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और ये क्लास 8 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो रहा है, जिसमें कि आज हिस्ट्री का फोर्थ लेसन है। हिस्ट्री का फोर्थ लेसन है क्लास 8 का। और 1 2 3 आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये 4 लेसन है जिसमें आपको पढ़ना है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद का ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वो उनकी समस्याएं दूर करने आया है। उसके बाद है आपका विरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति होती है जो छोटा नागपुर में रहता है। विरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल, उराव, यावदी भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासकों के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पत्ती नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो गया था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जाता था। वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया, ये चित्र क्या है, तो ये कुछ महिलाएं हैं, यानी उड़ीसा के डोगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। यानी उनको बाजार जाने, आदिवासी महिलाओं को बाजार जाने के लिए नदी उदी जंगलों को पार करना पड़ता था। उसके बाद है आपका पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों में रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे रहते थे, लेकिन इनका यह मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। उसके बाद जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, तो देखिए 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। कैसे? इनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घूमती खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस की जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने को बजाय उसमें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, जहाँ से उन्होंने उन्हें अभी फसल काटी थी वो जगह कई साल तक परती छोड़ दी जाती थी। यानी परती का क्या मतलब है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। और साल क्या होता है, साल एक पेड़ होता है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती करते थे। उसके बाद है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। यानी बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जीवन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे और जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों के लिए कपड़े या चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते। उसके बाद है आपका देखिए जगह स्थायी रूप से रहे और एक खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा।
कुछ भूस्वामी को किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकारों इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और वैसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती के लिए छूट दे दी गई। उसके बाद है आपका वन कानून और उसके प्रभाव। तो वन कानून और उसके प्रभाव क्या थे? जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल वे थे जहाँ अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ियाँ पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को कम काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसा कि अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी थी, उनके सामने एक समस्या हो गई थी। समस्या ये थी कि रेलवे स्पेसर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट दी जाएगी, बशर्ते गाँव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए थे। अब देखिए, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, ये आदिवासियों का गाना है। तो देखिए, आदिवासियों ने अंग्रेजों के लिए कैसा गाना निकाला था। तो 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों की रीति रिवाज, उनकी कला और उनकी लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के कुल सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें से इस बात पर शिकायत की गई थी कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो देखिए, उनका जो आदिवासियों का गीत था वो क्या था? अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतदार, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। ये बैगा जनजाति के द्वारा गाया गया एक गीत है। उसके बाद है आपका, बहुत सारे आदिवासी समूहों में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हें उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोगत संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। उसके बाद है व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे थे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में अच्छी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पाद पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनकी कृत्रिम कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृत्रिम कोषों के लिए 2 से 3 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृत्रिम कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। उसके बाद है ये जो आपको चित्र दिखाया गया, ये बिहार के कोयला खदान के श्रमिकों का है, यानी 1948 का ये चित्र है। 1920 के दशक में बिहार की झारिया और रानीगंज कोयला खदानें में काम करने वाले लोगों पर लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदान में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे।
अब देखिए काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम की चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अब है नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह में बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए कर और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में विस्तर विद्रोह यानी 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। विरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। अब बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते भी था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत के में हुए मुंडरा विद्रोह की कहानियां सुन रखी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जहां मुंडा लोग दिकुओं के यानी बाहरी लोगों के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उन्हें समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। अपनी जमीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते हैं कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपने खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनमें से काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे और जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। उसके बाद है आपका 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के लिए एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंध थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। इन काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि वे लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्थाओं को नष्ट कर दे रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई थी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी डीकू और यूरोपीय को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी और डीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। उसके बाद है आपका सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसमें औपनिवेशिक सरकार का ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया जिसके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न करें। दूसरा, इसको इस बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया।
तो ये आज आपका 4th लेसन कंप्लीट हो गया है। कल आपका 5 लेसन कंप्लीट होगा हिस्ट्री का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।